Hello dear literature lovers, welcome back to my YouTube channel Arbab's Literature World. If you are new here, please hit the subscribe button and turn on notification so you don't miss any of informative videos. आज की इस वीडियो में हमने वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर एक लेट 20th सेंचुरी मूवमेंट को जिसे पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्निटी भी कहा जाता है उसको डिस्कस करेंगे और पोस्ट मॉडर्निज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बैकग्राउंड और हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। फर्दर पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर के अंदर जो टेक्निक्स यूज़ की गई उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम एज ऑफ इनलाइटमेंट को जो कि 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई, जिसमें लोग जो हैं वो लॉजिक, रीज़न और साइंस पे काफ़ी ज़्यादा यकीन करते थे, उसको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज वीडियो। पोस्ट मॉडर्निज्म टेबल ऑफ कंटेंट में नंबर फर्स्ट पॉइंट में हम देखें तो हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने देखना है कि कैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वर्ल्ड वॉर टू ने इफेक्ट किया पोस्ट मॉडर्निज्म मूवमेंट पे और पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर पर क्या इफ़ेक्ट रहा उसको देखेंगे। और सेकंड पॉइंट पे हमारे पास आता है बैकग्राउंड। पोस्ट मॉडर्निज्म से पहले जितनी भी वार्स हुई उनको देखेंगे। नंबर फर्स्ट पे है वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 1914 से 1918 तक रही। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक रही और उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है 1947 से 1991 तक। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है टेक्निक्स जो कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में यूज़ की गई, जिनमें मेटाफिक्शन, फ्रेगमेंटेशन, इंटरटेक्सुअलिटी, मैजिक रियलिज्म, पेस्ट्रीज, डीकंस्ट्रक्शन, आयरनी एंड पैरोडी, ये सारी टेक्निक्स यूज़ की गई पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में। फर्दर 4 पॉइंट में हमारे पास आता है डिफरेंस। पोस्ट मॉडर्निज्म विदाउट हाइफन और पोस्ट मॉडर्निज्म विद हाइफन, ये 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। इन टर्म्स को हमने आज देखना है कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है इंटरटेक्सुअलिटी। इंटरटेक्सुअलिटी एक टर्म है जो कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में यूज़ की गई, जिसका मतलब है टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट। इस टर्म को आज हम समझेंगे। एंड 6 पॉइंट हमारे पास आता है समरी का, यानी कि कंक्लूजन। और एट द एंड हमने अपने इस होल टॉपिक को कवर करना है और कंक्लूड करना है। अब पोस्ट मॉडर्निज्म जो ये वर्ड है, ये जो टर्म है, सबसे पहले कॉइन आउट की या इसको यूज़ किया जेन फ्रैंकोइस लिटार्ड ने 1979 में अपनी एक बुक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में। बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म ये जो एक मूवमेंट है, ये रिएक्शन था अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल असम्पशन एंड वैल्यूज़ ऑफ मॉडर्न टाइम पीरियड। ये एक रिएक्शन था मॉडर्न टाइम पीरियड उनकी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डिनायल था, यानी कि ये मॉडर्निज़म के ख़िलाफ़ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिनायल था। उनको, उनकी थीरीज़ को ये बिल्कुल रिजेक्ट करता है पोस्ट मॉडर्निज़म। पोस्ट मॉडर्निज़म के इंट्रोडक्शन में हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ये पोस्ट मॉडर्निज़म एक मूवमेंट है जो कि लेट 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई और बेसिकली ये मॉडर्निज़म के ख़िलाफ़ एक रिएक्शन था और ये रेफ़र करती है लैक ऑफ आर्टिस्टिक, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल थॉट और ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल्स। और एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बेसिक ये आती है ना पोस्ट मॉडर्निज्म, ये मूवमेंट स्टार्ट होती है। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो एंड हुई तो चीज़ें इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं हुई थी कि जो है वो कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो जितना भी सिनेरियो है, ये सारा सिनेरियो इफ़ेक्ट कर रहा था पोस्ट मॉडर्न के लिटरेचर पे और लोगों की लाइफ पे। और कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुई थी अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी कि रशिया के दरमियान। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन रेज होता है कि ये मॉडर्निज्म मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कैसे हुई, उसकी रीज़न क्या थी। सो हैव यू एवर वंडर व्हाट लेड टू मॉडर्निज्म?
why writers like T.S. Eliot, Matthew Arnold were talking about fragmented words, were talking about absence of faith. So, if you understand the socio-economic condition of European countries during and after, yeah, before 1910, you will be able to understand what led to modernism. Once you understand modernism, I'm pretty sure that you understanding modernism would be a cakewalk. So जो मॉडर्निज्म है वो लोगों ने अपने 5 पिलर्स पर यकीन करना छोड़ दिया था. इस वजह से जो लोग हैं वो अब पोस्ट मॉडर्निज्म एज ये इस मोमेंट में रह रहे हैं. यानी कि उनके 5 पिलर्स कौन से थे? गॉड, किंग, इंडिविजुअल, डेमोक्रेसी और साइंस. ये जो सारे 5 पिलर्स हैं ये सारे इन्होंने इन पर यकीन करना छोड़ दिया था. फर्स्ट गॉड पर यकीन करना कब छोड़ा? जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें उन्होंने ये क्लियरली बयान दिया है कि इंसान की इवैल्यूएशन में खुदा का कोई रोल नहीं है, बल्कि इंसान जो है वो नेचुरली अडॉप्ट हुए हैं, वो नेचुरली पैदा हुआ है, उसकी इवैल्यूएशन हुई है. सो यहाँ पर इस फिलॉसफी के बाद, इस थ्योरी के बाद इनका जो फेथ था खुदा पर वो शेकर्ड हुआ और खुदा का यहाँ पे जो फेथ है इन लोगों के लिए वो ख़त्म हो चुका था. नेक्स्ट फेथ है किंग का. वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग एंड आफ्टर विक्टोरियन एंड रोमांटिक टाइम पीरियड एवरीवन बिलीव ऑन द पावर ऑफ गॉड. सो आफ्टर द गॉड दे बिलीव ऑन द किंग. वो यकीन ये करते थे, एरिस्टोटल की राइटिंग देखें या किसी और राइटिंग्स के पे, वो सारे यकीन करते थे कि खुदा के बाद अगर खुदा ने किसी को भेजा है रूल करने के लिए लोगों पर, इंसानों पर, तो वो है किंग. तो किंग जो है इस पे उसके बाद कार्ल मार्क्स ने अपनी एक बुक लिखी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. इस बुक में उन्होंने बताया कि ये जो किंग है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों पर, लोगों पर जुल्म करते हैं. इन सारी चीज़ों को, इन सारे रूल्स को क्या है वो ख़त्म कर देना चाहिए. इंसान को फ्री विल मिलनी चाहिए. उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को भी, ये जो किंग का कॉन्सेप्ट था उसको भी ख़त्म कर दिया गया. लोगों ने उस पर भी बिलीव करना छोड़ दिया. अब जो थर्ड पॉइंट पे हमारे पास आता है जो मोस्ट पावरफुल है वो इंडिविजुअल है, यानी कि इंसान का खुद पर यकीन, खुद के माइंड पर यकीन. अब इसके बाद जो पॉइंट लिखा गया, एक फिलोसोफर थे सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने लिखी अपनी बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम. इस बुक के अंदर उन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस इज स्ट्रक्चर लाइक एन आइसबर्ग. जो कॉन्शियसनेस हमारा जो है ना वो सिर्फ 10% पर मुश्तमिल है. हम सिर्फ अपने 10% माइंड पर काबू पा सकते हैं, बाकी जो सब कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस है, अनकॉन्शियसनेस है, हमें कुछ भी मालूम नहीं होता. सो इंडिविजुअल का जो फेथ है वो भी शेक हुआ, वो भी ब्रेक हुआ. फोर्थ पे हमारे पास आता है डेमोक्रेसी का. डेमोक्रेसी पर लोगों का काफ़ी यकीन था. फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब स्टार्ट हुई तो डेमोक्रेसी पर भी बिलीव जो है वो ख़त्म हो गया. अब एट द एंड हमारे पास आता है साइंस. साइंस पर लोगों का काफ़ी यकीन था, लेकिन जब एटॉमिक वॉर ये सारी चीज़ें हुई, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक वॉर किए गए, लोगों की जानें गई, तो लोगों ने देखा कि साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. तो उन्होंने साइंस पर भी यकीन करना छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि साइंस भी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के लिए हार्मफुल साबित हुई है. तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे पिलर्स ऑफ फेथ थे जिन पर ना यकीन करके लोग जो हैं वो अब बहुत सी ऐसी चीज़ों में उलझनों का शिकार हो चुके हैं. सो नाउ मूव ऑन टूवर्ड्स पोस्ट मॉडर्निज्म, इम्पोर्टेंट वर्क एंड इम्पोर्टेंट राइटर्स को हम डिस्कस करेंगे. पहले इम्पोर्टेंट राइटर आते हैं कैल्विनो, मेलन कुंड्रा, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, सिंट्रा, गर्ट्रूड, ब्रेट ईस्टर्न, सिल्विया प्लेथ, जेमिका, जोनेथन और डेविड मार्कस. ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट राइटर हैं जिन्होंने अपना वर्क पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में प्रोड्यूस किया. अब हम इनके इम्पोर्टेंट वर्क में देखें तो थॉमस पाइचन, जो कि अपने कंटेंट राइटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे, उन्होंने लिखी अपनी एक बुक ग्रेविटीज़ रेनबो, ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क है. डॉन डिलेलियो, जो कि टेक्नोलॉजी और मैस मीडिया के बारे में लिखते थे, उन्होंने वाइट नोज लिखी. सलमान रुश्द,
जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे अपने टाइम पीरियड में। इन्होंने वर्क प्रोड्यूस किया मिडनाइट चिल्ड्रन एंड द सैटेनिक वर्सेस, इटैलियो कैल्विनो। इन्होंने अपना वर्क प्रोड्यूस किया इफ़ ऑन अ विंटर्स हाइट अ ट्रैवलर, सैमुअल बेकेट। ये जो वर्क है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क कंसीडर किया जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म वर्क में। वेटिंग फॉर गोडो यानी कि खुदा का इंतज़ार, इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म की बहुत सी एग्जांपल दी गई है और बताया गया है कि इसमें कोई भी कहानी मिलती नहीं है हमें। इस जो ड्रामा है ना, ये जो प्ले है, इसमें कोई भी कहानी नहीं मिलती। ये प्ले एक मीनिंगलेस है, सेंसलेस है। इसमें जो आइडिया है ये रीडर खुद इसमें जितने भी अपनी थॉट्स हैं, जो भी आइडिया, ये जो कंक्लूजन है वो खुद उसमें डेवलप करेगा। So now moving on towards postmodernism without hyphen and postmodernism with hyphen, इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। postmodernism with hyphen जो है वो एक टाइम पीरियड है आफ्टर मॉडर्निज्म, और पोस्ट मॉडर्निज्म विदाउट हाइफन जो है वो एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है। ये एक ब्रॉडर टर्म है, जबकि ये मोर स्पेसिफिक और फोकस चीज़ों पर फोकस करती है। मतलब हर चीज़ पे फोकस नहीं करती, कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं उन पर फोकस किया जाता है। ये एक मूवमेंट है। पोस्ट मॉडर्निज्म विद हाइफन एक हिस्टोरिकल टर्म है, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म विदाउट हाइफन एक फिलोसफिकल, आर्टिस्टिक और कल्चरल मूवमेंट है। इसमें राइटर्स का वर्क प्रोड्यूस किया और बहुत सी टेक्निक्स यूज़ की गई है। और पोस्ट मॉडर्निज्म जो विद हाइफन है उसमें नॉट नेसेसरली कैरेक्टराइज बाय दीज एलिमेंट, बल्कि ये एक कॉन्टिन्यूशन है मॉडर्निज्म का। अब हमने देखना है पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर जो टेक्निक्स यूज़ की गई, जो लिटरेचर वर्क में टेक्निक्स यूज़ की गई, उनको वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास आती है मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन एक ऐसा राइटिंग स्टाइल है जिसमें रीडर्स को ये याद दिलाया जाता है जो वर्क वो पढ़ रहे हैं वो सारा इमेजिनेशन बेस्ड है, यानी कि वो वर्क जो पढ़ रहे हैं वो सारा फिक्शन है। वो उनको बताया जाता है, वो उनको इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। पहली चीज़ें जो हैं वो ऐसे जाहिर नहीं की जाती कि ये फ़िक्शन आप पढ़ रहे हो। इस वर्क में बताया जाता है कि आप फ़िक्शन वर्क पढ़ रहे हो। सेकंड पॉइंट जो टेक्निक यूज़ की गई वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी कि पर्सनल चॉइस। ये एक ऐसा राइटिंग स्टाइल है जिसमें वर्क जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, यानी इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। और पोस्ट मॉडर्निज्म ये मानते हैं कि आज की जो सोसाइटी है वो इसलिए डायनामिक है क्योंकि हम मुख्तलिफ फ़ैसले कर सकते हैं और आज के टाइम में हमारे पास डिफरेंट चॉइस हैं। हम लाइफ का कोई भी फ्रेगमेंट चूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हमारे पास आता है इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी पहले डिस्कस की थी। ये टर्म एक ऐसा राइटिंग स्टाइल है जिसमें टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट यूज़ की जाती है, बिटवीन द टेक्स्ट जो यूज़ की जाती है वो कहलाती है इंटरटेक्सचुअलिटी। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मूवी है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और चेन्नई एक्सप्रेस, ये दोनों ऐसी मूवीज़ हैं इनमें एक सीन जो है वो एक जैसा दिखाया गया है, जिसमें एक दफ़ा जो शाहरुख है वो काजल को हाथ देते हैं और एक दफ़ा दीपिका को। यानी एक सीन हम देखते हैं तो हमारा दूसरी जो सीन है ना, दूसरी मूवी का क्लिप वो हमारे माइंड में आ जाता है, यानी एक का वर्क को है वो दूसरे में कॉपी पेस्ट किया जाता है। ये हमारी कहलाती है इंटरटेक्सचुअलिटी। नेक्स्ट टेक्निक जो यूज़ की गई वो मैजिक रियलिज़म है, यानी कि मैजिक और फैंटेसी का एलिमेंट रियलिटी बताते उसमें रियलिटी का एलिमेंट और उन सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है और फैंटेसी का कॉन्सेप्ट उसमें जनरेट किया जाता है रीडर्स या ऑडियंस के लिए। फिर हमारे पास टेक्निक आती है पेस्टीज की। पेस्टीज एक ऐसा राइटिंग स्टाइल है जिसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों वर्क का मिक्सचर होता है, यानी कि ऐसा राइटिंग स्टाइल जिसमें पुराने वर्क से आइडिया लिया जाता है और उस पुराने आइडिया को नए आइडिया से कंबाइन करके एक नया स्टाइल बना दिया जाता है। फिर आती है हमारे पास डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन यानी कि एक मशीन हुई हमारे पास, उसके पार्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया यानी कि उनको जोड़ा,
उनको अलहदा किया, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्ट किया। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, डीकंस्ट्रक्शन। और जैक्विस डेरिडा को फादर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। और इस डीकंस्ट्रक्शन जो स्टाइल है, इसमें कोई फाइनल इंटरप्रिटेशन नहीं होती टेक्स्ट की, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन, तजाद और इनएबिलिटीज़ टेक्स्ट के अंदर पाई जाती हैं। फर्दर हमारे पास आती है आयरनी और पैरोडी। आयरनी यानी कि डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। इसमें तंज किया जाता है, चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं, रीडर्स जैसा सोच होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। और पैरोडी क्या होती है, कॉपी करना या इमिटेट करना पैरोडी कहलाता है। किसी दूसरे का वर्क इमिटेट करना पैरोडी कहलाता है। फर्दर हमारे पास टर्म आती है मैक्सिमलिज्म और मिनिमलिज्म की। मिनिमलिज्म ऐसा राइटिंग स्टाइल है जिसमें स्टोरी को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया जाता, बल्कि सिंपली जो है वो उसको प्रेजेंट किया जाता है। फिर टर्म आती है हमारे पास मैक्सिमलिज्म की। मैक्सिमलिज्म में ये एक ऐसा राइटिंग स्टाइल है जिसमें बहुत से लंबे लंबे सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं ताकि जो कम्प्लेक्सिटी है वो उसको क्रिएट किया जाए, उसको जनरेट किया जाए, और इस तरह के जो वर्क हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं मैक्सिमलिज्म में। अब एक इम्पोर्टेंट कोटेशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट फिलोसफर हैं हैवल, जो वो कहते हैं वी लिव इन द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड ऑलमोस्ट नथिंग इज़ सर्टन। जहाँ पे हर चीज़ पॉसिबल है और कोई भी चीज़ सर्टन नहीं है। हम एक ऐसे वर्ल्ड और ऐसे पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम पोस्ट मॉडर्निज्म की देखें तो सबसे पहले हमारे पास आती है जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे ना पोस्ट मॉडर्निज्म की, तो पूरा एक इमेज जो है वो हमारे माइंड में क्रिएट हो जाएगा कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, उसमें क्या चीज़ें हैं और वो लोग जो हैं वो किस बात पे यकीन रखते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म के जो लोग हैं वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी और नेचुरल ट्रूथ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, वो इसको डिनायल करते हैं। यानी कि हमारे पास एग्जांपल आ गई कि अगर मैं हूँ, मेरे हिसाब से लोग जो हैं वो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है और किसी का नेगेटिव, यानी कि किसी के लिए कोई बात ठीक साबित हो सकती है और किसी के लिए वो भी बात गलत हो सकती है। ये इन लोगों का मानना है कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ या ऑब्जेक्टिव नेचुरल रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। पोस्ट मॉडर्निज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो रीज़न एंड लॉजिक को वो टोटली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि रीज़न और लॉजिक में इंसान जो है ना वो दूसरों को सप्रेस करने के लिए, उसको ओप्रेस करने के लिए वो यूज़ करता है, इसीलिए कि वो खुद को अच्छा साबित कर सके, खुद को सही साबित कर सके और दूसरे की बात को जो है वो दबाया जा सके। तो रीज़न एंड लॉजिक को पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं मानते। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि ह्यूमन साइकोलॉजी पहले लोग वो मानते थे मॉडर्निज्म में कि अगर कोई इंसान बुरा है तो वो बाय बर्थ बुरा है, लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म के जो लोग हैं वो कहते हैं कि इंसान बाय बर्थ बुरा नहीं होता, बल्कि वो सोशली डिटरमिन्ड होता है। सोसाइटी उसको डाइवर्ट करती है, सोसाइटी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है रिलेटिविज़म का। रिलेटिविज़म में एक ये कैरेक्टरिस्टिक है कि एक इंसान की रियलिटी दूसरे इंसान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो सकती है, बहुत डिफरेंट हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि एब्सोल्यूट रियलिटी है कि हर एक की रियलिटी सेम हो। अपर क्लास की रियलिटी लोअर क्लास की रियलिटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। सो ये एक इंसान जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, सोशली उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास आती है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म जो है वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज को इम्पॉसिबल करार दे रहा है और इसमें जो है पोस्ट मॉडर्निज्म का बताया गया है कि एवरी थीरी ऑफ रिजेक्टिंग थीरीज, यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो मॉडर्निज्म की तमाम थीरीज़ को रिजेक्ट करता है और ये सेंस है इज़ रिस्ट्रक्टिंग, स्मूथरिंग और ब्लैकमेलिंग अस। और इनका मानना है कि जो मॉडर्निज्म ये साइंस है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें दबा रही है, हमें ब्लैकमेल कर रही है और हमारा सिर्फ गला घोंट रही है। ये सारी इन चीज़ों का मानना था।
अब हम देखें तो बहुत से क्वेश्चन रेज होंगे। सिंपल वर्ड में कह दें तो ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ना, ये एब्सोल्यूट रियलिटी या ट्रूथ को नहीं मानते, कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी को नहीं मानते, रीज़न और लॉजिक को नहीं मानते, और वो कहते हैं कि प्रोग्रेस जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी से इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ये डिस्ट्रक्शन का काज बनेगी। इंसान को जो है वो खुद पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे करने जा रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में उनका आंसर दे सकते हैं, फर्दर हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैन बी देयर अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, व्हाट हैपन्स व्हेन ग्रैंड नैरेटिव ब्रेक्स, कैन आर्ट एग्जिस्ट विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एन आर्टिस्ट, डज द डेथ ऑफ एन ऑथर मीन द एंड ऑफ ऑथरशिप। ये बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेज करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के जो क्रिटिक्स है ना वो आपने मुझे आंसर करना है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा नेट के क्वेश्चंस में आता है, पूछा जाता है, हु सेड फर्स्ट गल्फ वर्ल्ड वॉर डिड नॉट एग्जिस्ट, किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन आपने मुझे इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।